ओके। तो लास्ट क्लास में हम जो है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। आई वाज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके। तो सबसे पहले हमने बताया कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड है? दैट इज द बाइनरी फिशन, बडिंग, कोनिडिया, सिस्ट एंड एंडोस्पोर। ठीक है। तो बाइनरी यस फिशन मैम। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फिजन में एक सेल जो है डिवाइड होके दो में डिवाइड हो जाती है, फिर ये सेल इलोंगेट होगी, इसके सेल कंटेंट बढ़ेंगे और ये फिर जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। ये यस मैम। बैक्टीरियल सेल है, इसकी साइज बड़ी हो रही है, इसका क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो रहा है, इसके सेल कंटेंट बढ़ रहे हैं और ये फिर सेंटर से बाइफर्केट हो जा रहा है दो में। ठीक है। सो दिस वाज द बाइनरी फिजन। दूसरा मेथड था बेटा बडिंग का। बडिंग में भी सेम चीज होती है। न्यूक्लियर कंटेंट्स सारे बढ़ जाते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं। जब भी डिवीजन होता है तो जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं बेटा वो भी डबल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे दो सेल बननी है। तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि जब तक सेल के कंटेंट डबल नहीं होंगे तो कैसे डिवीजन होगा और कैसे एक सेल से दो सेल बनेगी। तो यहाँ पे बडिंग में क्या होता है बेटा, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज द इरप्शन ऑफ बड। यहाँ पे बड निकल रहा है, छोटा सा बड निकल रहा है और बड के अंदर जो सेलुलर कंटेंट है वो इसके अंदर चला जाता है और फिर ये बड सेपरेट हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। फिजन, बाइनरी फिजन में, बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है, फिजन का मतलब डिवीजन और बाइनरी का मतलब दो में डिवाइड हो जाना। ठीक है। दो मिनट। तो बाइनरी फिशन में दो में डिवाइड हो जाता है और बडिंग में छोटे छोटे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और वो बर्ड सेपरेट होकर के फिर नया बैक्टीरिया बना देते हैं। तीसरा मेथड है बेटा कोनिडिया का फॉर्मेशन। कोनिडिया, ये देखो स्मॉल स्फेरिकल सर्कुलर कोनिडिया दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन में? यस मैम। ये कोनिडिया का फॉर्मेशन किसी किसी बैक्टीरिया में होता है और जब ये कोनिडिया जर्मिनेट करती है तो नए जनरेशन बना देती है। तो कोनिडिया इज अ काइंड ऑफ स्पोर। कोनिडिया एक तरीके का स्पोर होता है और ये स्पोर जर्मिनेट करके फिर नया बैक्टीरियम बना देता है। ओके। यस मैम। मैं आप लोगों को एंडोस्पोर का फॉर्मेशन बता रही थी कि एंडोस्पोर बैक्टीरिया में बनते हैं। एंडोस्पोर इज अ काइंड ऑफ रेस्टिंग स्पोर। रेस्टिंग स्पोर का मतलब क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो बैक्टीरिया के अंदर, एंडोस्पोर का मतलब ही होता है कि ये अंदर बनता है। ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर एक स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है और वो स्पोर कैसा होता है, स्पोर का स्ट्रक्चर देखिए। पहले तो ये स्टेप देखिए कि कैसे आप ये राइट साइड में जो डायग्राम है येलोइश, इस डायग्राम को देखिए कि कैसे उसका फॉर्मेशन होता है एंडोस्पोर का। ये देख रहे हैं वेजिटेटिव सेल है, ये दिख रहा है ना बेटा? यस मैम। वेजिटेटिव सेल है। अब यहाँ पे बेटा एक एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होता है। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन का क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल आइडेंटिकल सिमिलर डिवीजन हो, बीच से हो, एक सिमेट्री में हो तो उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। एसिमेट्रिकल में क्या है बेटा, देखो यहाँ प्रॉपर सिमेट्री नहीं है, एक बड़ा सेल बन रहा है और एक छोटा बन रहा है, इक्वल साइज नहीं बन रहा है। तो यहाँ सिमेट्री नहीं है ना, एक ये छोटी सेल बन रही है और यहाँ पे एक बड़ा है। तो यहाँ पे एक एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होता है। एक छोटा सा यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है। ठीक है बेटा। अब ये जो यस छोटा मैम। पार्ट है ये कैसे बनता है? जब बैक्टीरिया में, ये स्टेप दिखा रहा है कि बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में ये एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है और ये सेप्टम यस मैम। एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है इसको, एक छोटा सा पार्ट और एक बड़े पार्ट में। अब ये बेटा ये जो छोटा पार्ट है ये अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो रहा है। ठीक है। ये अंदर की ओर, आप ये स्ट्रक्चर देखो, मैं कर्सर दिखा रही हूँ आपको, ये ऐसे जाता है और यहाँ पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। ये इससे सेपरेट हो जाता है, ऐसे ये अंदर यस जाके मैम। और फिर ये सेपरेट हो जाता है। अब ये आगे चल के बेटा यही, अब इस समय इसे क्या बोलते हैं? फोर स्पोर। फोर स्पोर का मतलब क्या है कि ये आगे चल के एंडोस्पोर का ये प्रिलिमिनरी स्टेज है और ये आगे चल के एंडोस्पोर बनाएगा। तो दिस इज नाउ फोर स्पोर एंड दिस इज द मदर सेल। अब क्या है, अब इसके बाद इस स्पोर में और क्या क्या होते हैं देखो। स्पोर के अंदर अगर एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसके सेंट्रल में कोर रीजन होता है,
दिस रीजन इज द कॉर्टेक्स एंड फॉलोड बाय द वॉल। ठीक है, सबसे अंदर सेंटर में एंडोस्पोर के अंदर कोर रीजन होता है। अब इस कोर रीजन में क्या है, देखो एंडोस्पोर के अंदर भी जो कंटेंट है, सेलुलर कंटेंट, वो वैसे ही है जो कि वेजिटेटिव सेल के अंदर है, क्योंकि ये भी वेजिटेटिव सेल का ही पार्ट होता है। तो इसके अंदर भी क्या आप देखोगे, क्रोमोजोम्स देखोगे, डीएनए देखोगे, राइबोसोम्स देखोगे, जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है। वही सारी चीजें एंडोस्पोर में भी इसके कोर रीजन में पाया जाता है। दिस कोर इज सराउंडेड बाय वन मेम्ब्रेन्स। कोर एक मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, एंड दिस मेम्ब्रेन्स इज फॉलोड बाय अ बॉल विच इज एज अ कोर वॉल। देखो ये जो डार्क ब्लू कलर का है, नेवी ब्लू कलर, ये मेम्ब्रेन्स है, एंड दिस इज फॉलोड बाय बॉल। अब यहाँ पे क्या है, दिस रीजन इज अ कॉर्टेक्स। इस रीजन को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। और ये इसका जो वॉल है और ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये सब पेप्टाइडोग्लाइकन और डाइएमिनोपाइमेलिक एसिड से बने होते हैं। ठीक है, हाँ डाइपिकोलिक एसिड में डाइएमिनोपाइमेलिक एसिड है। और इसके बाद दिस इज फॉलोड बाय कोट रीजन। ठीक है, ये कोर रीजन हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया, और कॉर्टेक्स के बाद आपका कोट रीजन होगा। अब कोट दो होते हैं, एक इनर कोट हो गया, ये आउटर कोट हो गया। और किसी किसी बैक्टीरियम में इसके अलावा भी बाहर एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसे एक्जोस्पोरियम कहते हैं। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि एंडोस्पोर जो है मल्टी लेयर्ड होता है। एंडोस्पोर कैसा होता है, ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस कंडीशन को रेजिस्ट कर लेता है। इट कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स। ये बहुत सालों तक जो है ये सॉइल में पड़ा रहता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है। मतलब कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, हाई टेम्परेचर हो, हाई पीएच हो, जिसपे नॉर्मली बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकती है, पर उस पे ये एंडोस्पोर सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि एंडोस्पोर, क्योंकि एक तो ये मल्टी लेयर्ड इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसकी कॉम्पोजिशन में जैसे इसमें कैल्शियम और डाइपिकोलिक एसिड होता है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ डाइपिकोलिक एसिड है, ये इसके मेम्ब्रेन्स में और कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है। तो इसके कारण, इसकी वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। कैसी आवाज आ रही है कहीं से? So that's जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एंडोस्पोर जर्मिनेट कर लेता है। एंडोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देता है, नया बैक्टीरिया बना देता है। तो और हर एक एंडोस्पोर जर्मिनेट करके फिर ये बैक्टीरिया बना देगा। चीज है, कहीं से किसी के यहाँ से आवाज आ रही है भाई, प्लीज अपनी माइक ऑफ करो। बात समझ में आ रहा है बेटा? एसिड का काम क्या होता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस एसिड का काम क्या होता है? क्या क्या होता है बेटा? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? एसिड का काम क्या होता है? किसका काम क्या होता है यस बेटा? मैम। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है बेटा। आप किसका काम क्या होता है, क्या? हाँ, वंस अगेन, क्या 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 क्वेश्चन पूछा? डीपिकोलिक एसिड। हाँ बेटा, डीपिकोलिक एसिड का काम ये होता है बेटा ना। डीपिकोलिक हाँ, काम क्या होता है? सुन लिया मैंने, सुन लिया। डीपिकोलिक एसिड का बेटा काम ये होता है कि ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से बैक्टीरिया किसी भी लाइक पीएच चेंज कर दो या हीट ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, एंडोस्पोर को। डाइपिकोलिक एसिड होने के कारण ये बैक्टीरिया हाईली रेजिस्टेंट होता है, इस पे किसी हाई टेम्परेचर या पीएच या अनफेवरेबल कंडीशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा? तो बेटा
ये एंडोस्पोर जर्मिनेट करके फिर क्या बनाता है, नया बैक्टीरिया। तो एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि हर बैक्टीरिया के अंदर जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और एंडोस्पोर फिर जर्मिनेट करके दूसरा बैक्टीरिया बना लेता है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से इस बात को समझो कि बैक्टीरिया को जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि वो एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, और वही एंडोस्पोर जर्मिनेट जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। सो एंडोस्पोर इज बेसिकली अ मेथड ऑफ पेरिनेशन। एंडोस्पोर क्या है, पेरिनेशन का मेथड होता है। मतलब एंडोस्पोर से इनकी जनरेशन, जैसे आपने बाइनरी फिजन के केस में देखा, एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर के दो बैक्टीरिया बना रही है, फिर वो दो जब डिवाइड होंगे 4 बनेगा, 4 से 8 16 बनेगा। दिस प्रोसेस विल go on. But in case of endospore, from one bacteria there is formation of one endospore, and that endospore will convert into the new bacteria. भाई किसी के यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, तो जिसके घर पे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है प्लीज वो बंद कर ले अपना माइक, ठीक है। तो एंडोस्पोर से बेटा इसके नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। इट इज अ बेसिकली अ मेथड ऑफ पेरिनेशन। ये बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने का एक तरीका होता है। सो ये सारे इसके मेथड हो गए, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसे पढ़ा जाता है। बट बैक्टीरिया का एंडोस्पोर इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, एग्जाम में ये सारे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताती हूँ, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली बेटा सेक्स ऑर्गन होते हैं, और सेक्स ऑर्गन में जो भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, दोनों में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें होती हैं। लेकिन बैक्टीरिया में कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया हैज नो सेक्स ऑर्गन। बैक्टीरिया के अंदर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। तो आप ये सोच रहे हो कि फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है जब कोई सेक्स ऑर्गन ही नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली बेटा होता क्या है, जैसे आप अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो कि क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई किसी के घर किसी के पापा और कौन बात कर रहे हैं, प्लीज माइक ऑफ करो, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली बेटा क्या होता है, दो पार्टनर होते हैं, ठीक है। एक मेल पार्टनर, एक फीमेल पार्टनर। मेल पार्टनर में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल पार्टनर से फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे, ठीक है। और जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो और नई जनरेशन। तो इसमें अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब डीएनए के लेवल पे देखोगे तो क्या चेंज होता है, जैसे अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें, हर ह्यूमन बींग्स आपने पढ़ा होगा अपने 12th में, 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि हम लोग हाफ क्रोमोजोम हर किसी को अपने फादर से, हाफ क्रोमोजोम मदर से मिलता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो बेबी है, जो चाइल्ड है या जो प्रोजेनी है, वो दोनों का हाइब्रिड हो गया, मदर और फादर के जीन का वो हाइब्रिड होता है। तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और जीन का नया कॉम्बिनेशन बनता है ना। जैसे हमारा जो जीन है वो मेरे पेरेंट के जीन का कॉम्बिनेशन है। वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ आवर पेरेंटल जीन्स, हमारे पास पेरेंट के जीन का कॉम्बिनेशन है ना। और एक खास तौर से और ये एक भी चीज है, जैसे एक कोई भी है, मतलब किसी की भी बात करो इंडिविजुअल की, वो उनके जो भी सिबलिंग्स हैं वो भी तो सेम पेरेंट के प्रोडक्ट होते हैं, बट वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉम्बिनेशन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपने अगर मेंडल्स पढ़ा होगा, उसमें आपने असॉर्टमेंट ऑफ जीन पढ़ा होगा, आप उनका मेंडल्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हमारी बात समझ आ रही बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि कैसे क्रोमोजोम के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर
जो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन आया है वही हमारे सिस्टर के अंदर हो, वही हमारे ब्रदर के। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एट अ जेनेटिक लेवल, हर किसी का जीन, इसीलिए हमेशा डीएनए टेस्टिंग इसीलिए होती है क्योंकि डीएनए किसी का भी बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है, बिल्कुल हर, चाहे वो सगे भाई बहन है कोई भी हो, इवन ट्विंस तक में, ट्विंस का भी डीएनए जो कि सेम जाइगोट से बने होते हैं ट्विंस, इनका भी डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता, उनमें भी थोड़ा वेरिएशन होता है। ठीक है, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही बेटा जेनेटिक वेरिएशन आता है। ठीक है, तो आप इसीलिए जो बैक्टीरिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे आप एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या सेम क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्योंकि देखो कायदे से देखो तो बैक्टीरिया में सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पे केवल जीन का एक्सचेंज जो होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया गया है। वहां पे कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं बनता, वहां पे कोई फ्यूजन नहीं होता है, केवल एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जीन का ट्रांसफर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मेन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, जीन के नए कॉम्बिनेशन बनने का, या किसी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जीन का ट्रांसफर होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. So basically there are three methods of genetic recombination. One is transformation, one is conjugation and one is ट्रांसडक्शन. ठीक है, तो तीन मेथड है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन. ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? जहां Yes, समझ ma'am. ना आए पूछना, या जब मैं लेक्चर खत्म करूंगी तो एक साथ सब कुछ पूछ लेना जहां ना समझ में आ रहा हो. तो देखो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए मॉलिक्यूल, एक डोनर बैक्टीरिया हो गई, जिससे एक, यहाँ पे दो तरीके के बैक्टीरिया, एक डोनर और एक रिसिपिएंट. डोनर का मतलब देने वाला, रिसिपिएंट का मतलब लेने वाला. ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होता है थ्रू द मीडियम. मतलब बैक्टीरिया जहां पे भी ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया लिक्विड मीडियम में ग्रो कर रहा है, सॉलिड मीडियम में ग्रो कर रहा है, या बैक्टीरिया सॉइल में है, जहां भी है वो उसका मीडियम हो गया है ना, या बैक्टीरिया वाटर में है वो उसका मीडियम हो गया. तो यहाँ पे बैक्टीरिया में कोई फ्यूजन नहीं होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, बस एक बैक्टीरिया का डीएनए निकल के दूसरे बैक्टीरिया के अंदर में चला जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन. Transformation. ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम थ्रू मीडियम इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. और ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन द 1928. सब आपने 12th में जरूर पढ़ा होगा. 12th में बेटा देखो सारी Yes, ma'am. चीजें Red वाला. है ना, हर कोई भी ऐसा चीज नहीं आपको अभी तक पढ़े हो जो कि आप 12th में न पढ़े हो. अगर किसी ने 12th में सीरियसली पढ़ाई की है तो उसे सब चीज आप पता होगा. ठीक है, और दूसरा क्या है, और इसको इसका ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपेरिमेंटली फिर किसने प्रूफ किया था? ओस्टवर्ड टी एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्थी. ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ किया था कि यस DNA is genetic material. ट्रांसफर, हाँ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. यस, वेरी गुड. उन्होंने ही इसी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. Genetic material. ठीक है, जैसे ये हुआ कि ये तो पता चल गया कि हाँ कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कैरेक्टर किससे ट्रांसफर होते हैं? प्रोटीन से ट्रांसफर होते हैं, या आरएनए से ट्रांसफर होते हैं, या डीएनए से? तो इसका प्रूफ इन्होंने किया था. ठीक है, अब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था? ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, देखो दो तरीके के माइस थे. इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, तो दो तरीके के बेटा बैक्टीरिया थे. एक बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि रफ कॉलोनी बनाते थे, आर सेल्स जिन्हें बोलता है, आर फॉर रफ एंड एस फॉर स्मूथ. स्लाइड दिख रही है बेटा?
ये जो Yes, ब्लूइश ma'am. कॉलोनी है ये आर सेल्स हैं, ये रफ कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। और जो एस कॉलोनी बनाते हैं मतलब वो स्मूथ है। स्मूथ इसलिए है कि उनके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है। मैंने आपको जब बैक्टीरियल सेल पढ़ाया था तो बताया था कि किसी किसी बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक एडिशनल कैप्सूल भी पाया जाता है, और जिसके पास जो कैप्सूल पाया जाता है वो बैक्टीरिया हाईली पैथोजेनिक होती है। पैथोजेनिक मतलब वो डिजीज कॉजिंग या डेथ कॉजिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रिफिथ ने दो तरीके की बैक्टीरिया को लिया। एक बैक्टीरिया के पास एक बैक्टीरिया रफ कॉलोनी बनाती थी और दूसरी बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनी बनाती थी। स्मूथ कॉलोनी क्यों बनाती थी? कि उसके किनारे पे कैप्सूल थे। अच्छा, Capsule. जो यस मतलब जो यस, तो जो स्मूथ वाला है वो एस हो गया और जो रफ वाला है वो आर हो गया, ठीक है। R. जो आर बैक्टीरिया था बेटा, वो उससे वो उतना पैथोजेनिक नहीं था। तो जब आर बैक्टीरिया से, ये आप एक्सपेरिमेंट में देख रहे हो, ये आर सेल से ये सिरिंज में माउस को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ठीक है। दिख रहा है? दिख रहा है Yes, ना, यहाँ ma'am. सिरिंज से इसे इंजेक्शन लगाया जाता है। जब आर सेल से इस माउस को इंजेक्शन लगाता है बेटा, तो ये माउस हेल्दी रहता है, ये मरता नहीं, माउस के ऊपर कोई असर नहीं होता है। और आर सेल्स इस माउस से आइसोलेट भी किया जाता है, मतलब इससे इंजेक्शन लगाने पे माउस को कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब एस सेल से माउस को इंजेक्शन लगाया जाता है, आप डायग्राम में देख रहे हो, ये माउस जो है डेड हो जाता है, मर ठीक गया. है, ठीक है। और फिर इस माउस के अंदर से क्या मिलता है? एस सेल्स मिलती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब आर सेल वाला इंजेक्शन लगेगा तो माउस के अंदर से आर सेल निकलेंगी, और जब यस सेल से इंजेक्शन लगाया जाएगा तो यस सेल निकलेंगी। लेकिन यस सेल से इंजेक्शन लगाने पे माउस जो है डेड हो जाता मर है। गया. अब तीसरे राउंड में क्या किया ग्रिफिथ ने कि हीट किल्ड एस सेल को यूज किया। हीट किल्ड का मतलब इस बैक्टीरिया को, जो यस बैक्टीरिया है, इसको हाई टेम्परेचर पे किल कर दिया, क्योंकि जितने भी ये बैक्टीरिया हैं या जो भी माइक्रोब्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे डेड हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे इसे हीट किल कर दिया, डेड कर दिया, और फिर इंजेक्शन को लगाया। जब इस बार इंजेक्शन लगता है तो ये माउस जो है नहीं डेड होता, लाइव है. नाउ माउस विल रिमेन लाइव, ठीक है। लाइव. तो ये हो गया Yes, नो ma'am. हाँ। लेकिन अब Skill. कोई भी, अब जब इस माउस के अंदर से बेटा कोई भी बैक्टीरियल सेल नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि ये बैक्टीरिया तो पहले से मरी हुई Skilled. बैक्टीरिया थी ना, तो अब उसके Yes, अंदर से ma'am. कोई भी बैक्टीरियल सेल नहीं निकलती है। नहीं समझ आ रहा है निकलती. बेटा? Yes, ma'am. तीन चीज हुआ। एक बार आर से इंजेक्शन लगाया, बैक्टीरिया माउस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं Live. हुआ, माउस लिविंग था और उसके अंदर से आर सेल निकला। दूसरे केस में एस सेल से इंजेक्शन लगा और माउस जो है डेड हो गया और उसके अंदर से एस सेल निकला। तीसरे स्टेप में हीट किल्ड एस सेल से इंजेक्शन लगा और माउस जो है, माउस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि एस सेल यहाँ पे हीट किल्ड है, और इसी वजह से माउस से कोई भी एस Live सेल है. नहीं निकला, ठीक नहीं है, आई. क्योंकि ये तो ऑलरेडी डेड है, तो इसलिए कैसे निकलेगा। अब चौथे राउंड में इन्होंने क्या किया कि ये जो हीट किल्ड एस सेल थे और लिविंग आर सेल था, इसको और इसको पहले और तीसरे को मिला के इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। जब पहले और तीसरे को मिला के इंजेक्शन लगाए बेटा, तो माउस फिर डेड हो गया। तो फिर ये सरप्राइज होने वाली बात थी, क्योंकि अकेले ना तो इससे डेड हो रहा है ना तो इससे डेड हो रहा है ना। लिविंग आर सेल से भी माउस डेड नहीं हुआ और हीट किल्ड एस सेल से भी डेड नहीं हुआ, लेकिन जब इन दोनों को मिला के इंजेक्शन लगाया गया तो माउस डेड हो गया। और इसके अंदर से, माउस के अंदर से एस सेल और आर सेल दोनों निकले। तो हुआ क्या बेटा इस केस में? ऐसा कैसे हुआ? एस सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? जो इसका डीएनए था, एस सेल का जो डीएनए था वो निकल के आर सेल में चला गया और उसमें जाने के कारण आर सेल एस सेल में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. सबको आ गया? इसका Yes, ma'am. डीएनए इस प्रोसेस में हुआ क्या, ये जो डेड एस सेल था इसका डीएनए निकल के आर सेल के अंदर चला गया, ठीक है। इसका अब
और जिस आर सेल के अंदर यस सेल का डीएनए आया, अब वो यस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो स्मूथ कॉलोनी बनाने लगेगा, है ना, क्योंकि आर के अंदर पहले उसका इस कैप्सूल बनाने वाला जीन नहीं था। अब यस सेल से डीएनए निकल के आर सेल में चला गया, तो अब वो क्या बनाएगा, स्मूथ कॉलोनी। अब माउस के अंदर से, इसलिए दोनों तरीके के। तो सबको समझ में आ गया, किसी कंफ्यूजन है? मैम आ गया। सो दिस प्रोसेस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आर बैक्टीरिया एस में ट्रांसफॉर्म हो जा रही है। जब आर बैक्टीरिया के अंदर एस बैक्टीरिया का डीएनए आ गया, तो आर बैक्टीरिया यस में कन्वर्ट हो गई। दिस प्रोसेस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि आर बैक्टीरिया के अंदर यस बैक्टीरिया का जीन आ गया। कौन सा जीन आ गया, जिसकी वजह से वो स्मूथ कॉलोनी बनाने लगा, और अब वो स्मूथ हो गया। बात समझ आ गया बेटा? यस मैम। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देयर अकर ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया। मीडियम, वहां बैक्टीरिया का कोई फ्यूजन नहीं होता, लिक्विड मीडियम। एक से डीएनए निकलता है और मीडिया से होते हुए दूसरे में एंटर कर जाता है। ओके, अब होता क्या है, यहाँ एक और डायग्राम है, देखो। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा फ्रेगमेंट नहीं जाता है, छोटा सा फ्रेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ 10 to 20 जीन्स। छोटा सा टुकड़ा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का डोनर सेल से निकल के यहाँ रिसिपिएंट सेल में अटैच हो। या आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे? यस मैम। देखो, ये रिसिपिएंट सेल है ना, ये रिसिपिएंट सेल है, ये रिसिपिएंट सेल के अंदर उसका क्रोमोजोम है, और ये डोनर बैक्टीरिया से, डोनर सेल से ये क्रोमोजोम डीएनए का सेगमेंट निकल के आया है, ठीक है, या क्रोमोजोम सेगमेंट भी बोल सकते हो, या डीएनए का सेगमेंट निकल के आया है, और ये यहाँ पे रिसेप्टर रीजन पे बाउंड करेगा, ठीक है। जो डीएनए है कहीं रैंडमली थोड़ी एंटर कर जाएगा, किसी एक जगह पे एक प्रॉपर रिसेप्टर पे आके ये बाउंड करता है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, डीएनए कैसा है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। जब इसमें एंट्री होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, देखो यहाँ पे ये रिसेप्टर से आके बाइंड कर रहा है, और अब इसकी डीएनए की इसके अंदर एंट्री हो रही है। आप तीसरे डायग्राम में जब एंट्री हो रही है बेटा, तो इसी टाइम पे एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे रिकॉम्बिनेज ए प्रोटीन कहते हैं, RECA प्रोटीन, रिकॉम्बिनेज ए प्रोटीन। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके एक स्ट्रैंड को डिसॉल्व कर देता है, तो केवल एक स्ट्रैंड बचता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरिया के सेल में एंटर करता है, ठीक है। जब इसके अंदर बेटा ये एंटर करता है, तो अब आपको एक चीज बताएं, जैसे क्रोमोजोम क्या है, आपने होमोलॉगस क्रोमोजोम और हेट्रोलॉगस क्रोमोजोम पढ़ा होगा, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है, जब दो क्रोमोजोम का बिल्कुल आइडेंटिकल हो एक दूसरे से, तो वो होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं। और जो हेट्रोलॉगस क्रोमोजोम है वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, उनका जीन सिमिलर नहीं होता, वो हेट्रोलॉगस क्रोमोजोम। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया है इसके अंदर उसका अपना खुद का क्रोमोजोम है, ठीक है। अब उसके पास बाहर से डोनर डीएनए से एक नया क्रोमोजोम का हिस्सा आ रहा है, ठीक है। अब वो हिस्सा बेटा ऐसे जगह पे जाके बाइंड होगा या जुड़ेगा जहां पे सिमिलरिटी हो, जहां पे उससे रिलेटेड जीन होगा, वो वहीं जाएगा, रैंडमली थोड़ी कहीं जाके अटैच हो जाएगा। जैसे हर चीज का, सपोज जैसे इसमें मैंने आपको शो नहीं किया, सपोज यहाँ पे ABC 3 जीन है, ठीक है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आपका ये डोनर जो बैक्टीरिया है इसके अंदर 3 जीन है ABC, समझ आ रही बात। और डोनर बैक्टीरिया के अंदर में भी मान लो A से लेके Z तक जीन है, ठीक है। अब जब ये इसके अंदर आएगा और इसके पास क्योंकि ABC जीन है, तो ये वहीं जाएगा रिसिपिएंट सेल में जहां पे ABC जीन उसके पास भी हो, रेंडमली कहीं नहीं जाएगा,
वो एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो सबसे पहले क्या होगा कि रिसिपिएंट जो बैक्टीरिया है, डोनर बैक्टीरिया, उससे डीएनए निकला, रिसिपिएंट बैक्टीरिया के पास आया, यहाँ पे रिसिपिएंट बैक्टीरिया के पास रिसेप्टर है, उससे बाउंड किया और उससे एंटर करने लगा, बैक्टीरिया की सेल से, सेल वॉल से और सेल मेम्ब्रेन से होके एंटर करेगा। एंटर करते समय जो उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एंजाइम, बैक्टीरिया की एंजाइम एक स्ट्रैंड को डिसॉल्व कर देगी। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आकर के रिसिपिएंट सेल के डीएनए में बाउंड कर लेगा। बाय विच प्रोसेस? बाय होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में बेटा क्या होता है कि वो जो डीएनए का नया स्ट्रैंड है जो रिसिपिएंट सेल से आया है, वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के पास आएगा जहां पे उसके पास उससे रिलेटेड जीन है, और इसके हिस्से को हटा देगा। जैसे इसके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहाँ एंजाइम सेक्रेट होगा और इसके एक स्ट्रैंड को डिसॉल्व करेगा और ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे कॉमन सेंस की बात है, देखो डीएनए क्या है, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो डोनर जब डोनर से बैक्टीरिया आता है, डोनर सेल से, बात समझ आ रही है कि नहीं बेटा मेरी? यस मैम। डोनर सेल से आ रही है तो वो डबल स्टैंडर्ड वो भी है, लेकिन जब वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है तो बेटा उसका एक ही स्ट्रैंड करता है, दोनों स्ट्रैंड नहीं करते, एक स्ट्रैंड डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो दूसरा अंदर आएगा और जब बैक्टीरिया के अंदर आएगा तो जो डोनर है डीएनए, उसका भी एक स्ट्रैंड डिसॉल्व हो जाएगा और वो उसके अंदर जाके जुड़ जाएगा। अब मैं आपको एक्चुअली यहाँ पे कुछ लिखने को नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा सा और समझाती कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसिपिएंट के पास यहाँ पे दो जीन है, A माइनस B माइनस, ठीक है, और इसको अज्यूम करो अपने माइंड में, और डोनर के पास क्या है, A प्लस B प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे वो A माइनस B माइनस को रिप्लेस करके A प्लस B प्लस उसका जगह ले लेगा। तो एक तरीके से रिकॉम्बिनेशन, जैसे किसी को रिप्लेस करके उसकी जगह दोनों, जैसे सपोज ये मेरा जो ये मेरा फिंगर दिख रहा है, मैं जो दिखा रही हूँ आपको, ये No, मेरा ma'am. फिंगर है नो मैम, और ये नहीं दिख रहा? नो मैम। अच्छा, यस मैम, यस मैम। फिंगर नहीं, मैं दिख नहीं रही हूँ क्या आपको? मैम दिख नो रहे हो मैम। मैम, हाँ? आप तो दिख रहे हो, बस थोड़ा ना मैम ऊपर कर। क्या हो गया? आपका मैम फेस दिख रहा है, सिर्फ फेस नहीं दिख रहा है मेरा? मैम अभी दिख गया। तो बताना चाहिए था ना कि मैम आपका फेस नहीं दिख रहा है। मैम फेस दिख रहा है आपका, फिंगर नहीं दिख रही। फिंगर्स नहीं दिख रही थी। फिंगर दिख रही है अब? यस मैम। चलो मैं क्लास में समझा दूंगी, ऐसे आप सुन लो, ठीक है। फिंगर मत देखो, मैं कभी जब ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं उसमें बता दूंगी। देखो मेन क्या हो रहा है यहाँ पे, एक डोनर बैक्टीरिया से डीएनए निकल के रिसिपिएंट बैक्टीरिया में जाकर के फिट हो रहा है, दैट्स इट। और उसका एक बस प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस पढ़ना है। जैसे अब जो डोनर बैक्टीरिया से डीएनए आया है वो रिसिपिएंट बैक्टीरिया में रैंडमली जाके थोड़ी बाइंड करेगा, वो किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे उससे रिलेटेड जीन है वहीं से जाके बाइंड करेगा, दैट्स इट। और कोई Yes, प्रूफ ma'am. वाली बात नहीं है, ठीक है। इट्स अबाउट कॉमन सेंस, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया आपका। अभी कितना टाइम बचा है इसमें, मैं एक बार अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों का, ठीक है। यस ओके मैम। मैम। है ना, एक बार अटेंडेंस लेके फिर आगे पढ़ाती हूँ। वैसे तो टाइम ओवर होने जा रहा है। एक बार जो मैं पढ़ाती हूँ तुम लोग खुद से भी पढ़ लिया करो, तब तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। यस मैम। देखो तुम लोग रेडमी जिसका लिखा हुआ है उसकी अटेंडेंस भगवान जाने कैसे होगी, इस पे अपना नाम तुम लोग लिख लिया करो, तब कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा है। किसी के यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज?
ठीक है बेटा, तो दिस इज द process of transformation. ठीक है, so transformation is a Yes, ma'am. transformation is the transfer of bacteria from one bacterial cell to another through a medium. अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन बेटा दो तरीके के होता है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो नेचुरली होते हैं, दे अकर स्पॉन्टेनियसली, मतलब उसमें क्या है कि बैक्टीरिया जब भी डोनर और रिसिपिएंट आए, डोनर से निकला डीएनए और रिसिपिएंट में चला गया, लेकिन हर बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली नहीं होता है, कभी कभी आर्टिफिशियल तरीके से हम इंड्यूस कराते हैं, जैसे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। इंजीनियरिंग जैसे हम बैक्टीरिया के अंदर कोई अगर जीन का ट्रांसफर करना होता है कॉपी तो करवाने के हम लिए। ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक को यूज करते हैं। हम जैसे बैक्टीरिया के अंदर सपोज कोई प्लाज्मिड ट्रांसफर करना हुआ, कोई डीएनए ट्रांसफर करना हुआ, तो हम उसमें उस स्टेप में हम कुछ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हाई वोल्टेज ट्रीटमेंट या कैल्शियम क्लोराइड डाइकेटाइन के अंदर डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग भी सही होती है, फिंगरप्रिंटिंग। नहीं बेटा, फिंगरप्रिंटिंग से उसका मतलब नहीं है। जो मैं बता रही हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए ट्रांसफर करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग अलग चीज हो गई, जीन क्लोनिंग वहां होता है, उसको इसमें मत लाओ। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम कभी कभी जीन की कई सारी कॉपी बनाना चाहते हैं, जिसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग करने के लिए जीन को प्लाज्मिड के, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड के बारे में मैंने बताया, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो होता है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से उसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट होता है। और सपोज हम किसी जीन की कई सारी कॉपी बनाना चाहते हैं, तो हम उस जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर डाल के फिर उस प्लाज्मिड को, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, उसे हम बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरिया इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब ही हुआ बेटा कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जो हम लोग कराते हैं लेबोरेटरी में उसे आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, उसे फोर्स्ड अपटेक होता है, जैसे हाई वोल्टेज ट्रीटमेंट या कैल्शियम क्लोराइड डाइकेटाइन हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है। ठीक है, इतना ही पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू। अब कल तो छुट्टी रहेगी, कल क्लास होगी नहीं, है ना। और माइट भी देखो सुनने में आ रहा है कि विंटर वेकेशन होगी। अगर विंटर वेकेशन होगी तो फिर मैं भी वेकेशन पे जाऊंगी, फिर तो क्लास नहीं होगी। जैसा भी होगा मैं बता दूंगी। ठीक है, सुनने में आ रहा है कि अभी तो नोटिस नहीं आई है, 1 तक वेकेशन होने की बात चल रही है। ठीक है, तो वेकेशन पे होगा बेटा तो मैं वेकेशन पे जाऊंगी, फिर तो क्लास नहीं होगी। ठीक है, और अगर वेकेशन नहीं हुई तो फिर परसों आपकी क्लास होगी। ठीक है, जैसा होगा मैं मैसेज आपको ड्रॉप कर दूंगी। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. वीडियो अभी कर आज देना, Thank you, ma'am. वीडियो सेंड कर देना। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।